इस पूरे क्लास का रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा। अच्छा, तो ये डेमो क्लास का क्या है, हम हमारा मेन मोटिव है वो मैं बता देता हूँ। जैसे डेमो क्लास क्या होता है, डेमो से हमें पता चल रहा है इट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बिगर पिक्चर, ठीक है? यहाँ पर जो हमारा मेन क्लास होता है, उसी का एक छोटा-सा डेमोंस्ट्रेशन है, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि जो सिखाने वाला है वो खुद कैसे ड्रॉ करता है, उनका समझाने का तरीका क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप मेरे समझाने के तरीके के साथ आप लोग ठीक से चल पा रहे हैं कि नहीं, मेरा समझाने का तरीका आप लोग खुद समझ पा रहे हैं कि नहीं, इसीलिए हम डेमो क्लास को रखते हैं ताकि आगे अगर आप मेन क्लास जॉइन करने का सोचें तो उसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक छोटा-सा पार्ट जैसे कि हम पूरा फेज़ बनाते हैं क्लास में, जो हमारा प्राइवेट क्लास होता है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, एक छोटा-सा पार्ट बनाने के साथ आप लोगों को वो चीज़ शेयर करते हैं ताकि आप लोग भी थोड़ा-सा समझ सकें कि आप लोग क्लास के लिए रेडी है कि नहीं या फिर ये क्लास आपके लिए है या नहीं। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए क्या-क्या टूल्स चाहिए मैं बता देता हूँ। आज के क्लास के लिए तो टूल्स में थोड़ा-सा यूनिक टूल्स कुछ-कुछ यूज़ करूँगा, मैं शुरू से बता देता हूँ। सो डोंट बी डिसअपॉइंटेड इन द क्लास कि जब क्लास शुरू होगा या फिर कुछ पॉइंट पे जाके आप लोगों को दिखेगा कि सर आप तो कुछ अलग-अलग टूल्स यूज़ कर रहे हैं। तो आप लोग घबराइएगा मत क्योंकि ये सब टूल जो है टाइम बचाने के लिए और आपका जो काम है, उस काम का लेवल को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। वो सब कुछ हम शेयर कर देंगे लेकिन आज का क्लास सिर्फ देखिए मत क्योंकि ड्राइंग इटसेल्फ इज़ अ प्रैक्टिकल मीडियम, ठीक है? करके समझना पड़ता है, सुन के नहीं। सुन के समझेंगे आप, लेकिन जब तक नहीं करेंगे तब तक वो एक्चुअल में आप कर पा रहे हैं कि नहीं, वो पता नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए सभी लोग अपना काम करेंगे, कुछ भी, है ना? एक पेंसिल, एक इरेज़र, एक शार्पनर और कोई सा भी एक पेपर होगा तो आप कुछ ना कुछ बना पाएँगे, है ना? समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो इसलिए कुछ ना कुछ बनाइए, लेकिन बैठे मत रहिए क्योंकि ड्राइंग एक प्रैक्टिकल मीडियम है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कितने स्टूडेंट्स जॉइन हुए हैं। ओके, तो हम शुरू कर देते हैं क्लास को। 7:10 से मैंने बोला था क्लास को शुरू करूँगा और 7:10 हो चुका है। तो अब हम क्लास को शुरू करेंगे। मैं फिर से बता देता हूँ कि क्लास में जो भी बाद में जॉइन हुए हैं, सभी का माइक मैंने ऑफ रखा है, जो एक्सक्लूडिंग मी, मुझे छोड़ के। तो किसी का भी अगर कोई भी क्वेश्चन है, यहाँ पर मीटिंग चैट के ऑप्शन में आप लोग पूछ सकते हैं थ्रू आउट द क्लास। सबसे पहले मैं क्लास को शुरू करूँगा बाय शोइंग सम ऑफ माय ड्राइंग्स। कुछ मेरे ड्राइंग शो करते हुए आप लोगों को काम शुरू करूँगा क्योंकि देखिए, आप जिनसे सीखने वाले हैं, जो उनको भी वैलिडेट करना आप लोगों के तरफ से बहुत ज़रूरी है ना? कि आप जिनसे सीखने वाले हैं, वो खुद कैसा करते हैं, राइट? वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं कुछ अपना पर्सनल जो काम है, वो दिखा देता हूँ। ये सभी जो ड्राइंग्स है, ये पेंसिल, चारकोल से बनाए गए हैं और जिस तरीके से बनाया गया है, वो तरीका मैं आप लोगों को थ्रू आउट द क्लास आगे जाके सिखाऊँगा। ठीक है? सेम तरीका जो जिस प्रोसेस से मैंने ये पूरा ड्राइंग बनाया है, उस प्रोसेस को मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। तो एक-एक करके मैं कुछ ड्राइंग दिखा देता हूँ, थोड़ा जल्दी दिखाऊँगा, उसके बाद हम जो प्रैक्टिकल क्लास है, वो हम शुरू कर देंगे। ठीक है, कुछ ड्राइंग्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर ड्राइंग में देयर इज़ समथिंग न्यू, जैसे कि इसमें हेयर का जो पोर्शन है, ये ज़्यादा यहाँ पर जो उभर के आ रहा है, आईज़, नोज़ तो है ही इसमें। जैसे ये जो है, कुछ-कुछ ड्राइंग्स जो है यहाँ पर इंक्लूडिंग क्लास में जो सिखाता हूँ मैं, वो भी ड्राइंग्स यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, तो वो भी आप लोग समझ पाएँगे। ये क्लास में सिखाया गया है जिसमें आप देख सकते हैं द स्किन शेडिंग एंड ऑल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना स्मूथ स्किन है। इस वाले स्किन में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है बट देयर इज स्मूथनेस, वो भी अचीव करना थोड़ा इंपॉर्टेंट और थोड़ा चैलेंजिंग भी हो जाता है। इसमें आप देख सकते हैं बेबी का पोर्ट्रेट है। सेम जो यहाँ पर जो फीमेल फेस होता है और जो बेबी का फेस होता है, उसमें क्या होता है, स्किन में उतना ज़्यादा टेक्सचर नहीं होता, जैसे एक ओल्ड पर्सन में होता है, जो आगे जाके मैं दिखाऊँगा। एक ओल्ड पर्सन में जैसे स्किन में टेक्सचर होता है, वो यहाँ पर उतना नहीं होता, लेकिन जो स्मूथनेस होता है फेस में, वो भी अचीव करना बहुत चैलेंजिंग और टाइम टेकिंग हो जाता है, जिसको मैं बहुत ही अच्छे से आप लोगों को सिखा दूँगा। ये एक कैरेक्टर है, शायद मार्वल का एक कैरेक्टर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्लोथिंग है, क्लोथिंग में भी मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा डिटेलिंग पुट आउट किया है और जो फेस है, फेस में जब लाइट पड़ता है, तो फेस का जो एक टेक्सचर साइड से पता चलता है, वो भी मैंने यहाँ पर शो किया है। तो ये जो छोटे-छोटे चीज़ों पर ध्यान देना और एक्चुअली एक काम किससे अच्छा लगता है, ये छोटे काम से या फिर इसके पीछे भी कुछ यहाँ पर बड़ा चीज़ होता है, जिसके कारण काम एक्चुअल में अच्छा लगता है। क्योंकि डिटेलिंग जो है, वो बहुत ही छोटा चीज़ है एक ड्राइंग में।
ठीक है? जो हम लास्ट में ऐड करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी काम करते हैं, उसका इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है, वो भी मैं थ्रू आउट द क्लास आप लोगों को समझा दूँगा। यहाँ पर एक ड्राइंग है, ये शायद मैंने एक चैलेंज लिया था कुछ कुछ प्रिंटर करके बनाने का, वो इसका है। ये ड्राइंग आप स्पेशली देख सकते हैं, इट टूक मी 1 मंथ, है ना? 1 महीने के करीब लगा था, मतलब पूरा दिन नहीं, अगर मैं दिन में 3-4 घंटे बैठूँ, तो उसके हिसाब से मुझे 1 महीना लगा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईच एंड एवरी डिटेल, है ना? वो सभी मैनुअली मेड है ना? यहाँ पर कोई ऐसा कुछ टूल नहीं होता जिससे आप ऐसे चलाएँगे तो ऐसा बनते जाएगा। हर एक चीज़ को आपको मैनुअली पुट करते जाना है। अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल देखिए, मुश्किल कुछ नहीं होता। आप अगर प्रोसेस को समझ जाएँगे तो सिर्फ़ टाइम का फेर है। मुश्किल किस चीज़ को बोलते हैं जिसमें आपका दिमाग ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आपको प्रोसेस मालूम है कि प्रोसेस किस प्रोसेस से इस चीज़ को बनाया जाता है, तो आपका वो माइंड वर्क, वो जो दिमाग में जो प्रेशर है वो बिल्कुल कम हो जाता है। सिर्फ़ आपको टाइम चाहिए उसको बनाने में, जो मुश्किल नहीं होता। ये भी आप देख सकते हैं, इसमें भी टेक्सचर है और जो आईज़ है वो भी बहुत निखर रहे हैं। तो जो यहाँ पर अच्छे-अच्छे रेफरेंसेस मुझे मिलते हैं, उसी को मैं प्रैक्टिस करता हूँ और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी कराता हूँ। ये भी एक क्लास का है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारा प्राइवेट क्लास चलता है। उसमें भी एक-एक पोर्ट्रेट 1-1 महीने में सिखाया जाता है। क्लास का पूरा डिटेल मैं बाद में यहाँ पर समझाऊँगा। लेकिन पहले आप लोग कुछ बनाइए, कुछ देखिए, कुछ सीख लीजिए। ठीक है? थोड़ा-सा मैं जल्दी दिखा देता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं साड़ी का जो यहाँ पर ड्रेपरी वर्क बोलते हैं, है ना? कोई भी कपड़े का जो काम है उसे ड्रेपरी बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कपड़े का जो कर्व्स है ना? जहाँ पर मुड़ गया है, तो वो जो पॉइंट्स हैं उनको बहुत ही ध्यान से मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे पोर्ट्रेट ड्राइंग के लिए 4 टाइप पेंसिल्स का यूज़ करना होता है। क्या सॉरी टू डिस्टर्ब, नहीं, कोई मतलब आपने कोई जो गलती नहीं किया डिस्टर्ब करके, और ये डिस्टर्ब है भी नहीं। 4 तरीके का पेंसिल नहीं, मैं जो आगे जाके सिखाऊँगा, या जहाँ पर 6 पेंसिल का एक सेट मिलता है, उसमें से आप सभी पेंसिल्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका पेंसिल जो चूज़िंग है वो कम होता जाएगा, मतलब 2-3 पेंसिल से भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। वो आगे जाके मैं बताऊँगा आप लोगों को। ठीक है? ये एक ड्राइंग है, आप देख सकते हैं। इसमें हेयर है और सबसे इम्पोर्टेंट द ज्वेलरी पार्ट, है ना? ज्वेलरी पार्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हर कोई पोर्ट्रेट में कुछ सीखना, ये भी क्लास में सिखाया था मैंने। हर कोई पोर्ट्रेट में कुछ सीखना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्पेशली ये एक जो एक्ट्रेस का फ़ोटो है जिसमें फेस मैचिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान रख के जब आप काम करते हैं, तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही अच्छे से होता है। और जब मैं यहाँ पर बता रहा था, एक ओल्ड मैन के फेस में टेक्सचर होता है जो स्मूथ फेस में नहीं होता, तो यू कैन सी द टेक्सचर्स एंड ऑल। तो ये सब जो चीज़ है ये हब सब अलग-अलग है, लेकिन मुश्किल कोई नहीं है ना? देखने में मुश्किल लग रहा है, करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैंने मुश्किल का जो डेफिनेशन है वो मैंने बता दिया कि मुश्किल वही चीज़ होता है जिसको हम समझ नहीं पाते, समझने में प्रॉब्लम होता है। अगर कोई चीज़ हमें समझ में आ गया है, तो उसको करने में, है ना? सिर्फ़ टाइम का फेर है, और उसमें अगर हम नहीं करते वो मुश्किल नहीं, वो लेज़ीनेस हो जाता है। तो इन दोनों में फ़र्क हमने समझ लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ड्राइंग में आते हैं जहाँ पर हम इस आँख का सिर्फ़ आँख वाला पोर्शन, आईब्रो नहीं, सिर्फ़ आँख वाला पोर्शन यहाँ पर थोड़ा-सा बड़ा साइज़ करके ड्रॉ करेंगे। आज के क्लास के लिए क्या-क्या टूल्स रिक्वायर्ड हैं मैं फिर से बता देता हूँ। आज के क्लास के लिए अगर आपके पास एक पेंसिल, इरेज़र और शार्पनर और एक पेपर है तो काफ़ी है। लेकिन जो बाकी टूल्स अगर कोई यहाँ पर आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, कोई अगर थोड़ा-सा इसमें ज़्यादा इंडल्ज है और बाकी जो टूल्स है वो है, तो आप लोग वो बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। ड्राइंग करते वक़्त मैं कुछ नए-नए टूल्स का इंट्रोड्यूस करूँगा। वो अगर आपके पास नहीं है तो घबराइएगा मत, है ना? क्योंकि मैं इसीलिए ये सब दिखा रहा हूँ क्योंकि ये डेमो क्लास है और मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि राइट टूल्स एंड राइट गाइडेंस अगर आपके पास है, तो एक मुश्किल दिखने वाला ड्राइंग आप कितने आसानी से बना सकते हैं। तो वही दिखाने के लिए आज हमने ये डेमो क्लास लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेंसिल से शुरू करेंगे। एक जो खाली पेपर होता है और जिस फ़ोटो को देख के हम काम करते हैं, सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आउटलाइन करना होता है। तो इसमें हम आउटलाइन करेंगे। ये जो आँख वाला पोर्शन है, इसका जो बाहरी आउटलाइन है वो हम पूरा करके ये जो आँख का पूरा फ़ोटो है यहाँ पर सिर्फ़ लाइन से बनाएँगे। उसके लिए हम कौन-सा टूल यूज़ करेंगे, उसके लिए हम एक हल्का पेंसिल यूज़ करेंगे। अब देखिए हल्का पेंसिल जिन लोगों को नहीं पता, जो ड्राइंग पेंसिल्स होते हैं वो डिफरेंट ग्रेड्स में डिवाइड होता है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकंड।
सर मुझे फेस बनाने में प्रॉब्लम होता है। कोई नहीं, यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स है, मोस्ट ऑफ द जो आर्टिस्ट है, उनको प्रॉब्लम होता है, लेकिन कोई नहीं, आप एकदम सही जगह पे आए हैं। आप थोड़ा देखिए, थोड़ा समझिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर यहाँ पर सीख सीख जाएँगे। बहुत स्टूडेंट ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा-अच्छा तरीका सॉरी तरक्की किया है, तो आप भी कर सकते हैं, है ना? सभी कर सकते हैं, बस टाइम और उसमें डेडिकेशन देना होगा। देखिए, ये एक पेंसिल का सेट है पूरा, तो जिन लोगों को नहीं पता मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ। पेंसिल्स जो होते हैं, वो जो ड्राइंग पेंसिल्स होते हैं, नॉर्मल जो लिखने वाले पेंसिल्स हैं, वो एक ही आते हैं। तो जिनको पता है बहुत अच्छा है, जिनको नहीं पता मैं थोड़ा-सा समझा देता हूँ कि पेंसिल्स जो ड्राइंग पेंसिल्स वो डिफरेंट ग्रेड्स में आते हैं। एक के पीछे देखिए 2 भी लिखा है, एक के पीछे 4 भी लिखा है, फिर 6 भी, 8 भी, देन 10 भी। तो इसका मतलब क्या है कि पेंसिल का जो डार्कनेस है, वो बढ़ता रहता है जितना नंबर बढ़ता है। जैसे 2B से 4 भी डार्क है, 4B से 6 भी, उससे 8 भी और उससे 10 भी। तो ऐसे डार्कनेस जो है बढ़ता रहता है जितना B बढ़ता है। जैसे नंबर के पीछे ये जो B के आगे जो नंबर है वो जितना बढ़ता है, उसका पेंसिल का जो डार्कनेस है वो धीरे-धीरे बढ़ता रहता है। फिर आप बोलेंगे सर इतने सारे पेंसिल्स का क्या क्या करेंगे हम? एक पेंसिल से अगर हम ज़्यादा प्रेशर दें, तो भी तो डार्क बना सकते हैं, तो हम इतने सारे पेंसिल्स का क्यों यूज़ करें? देखिए, जब आप यहाँ पर कोई ड्राइंग करते हैं, जैसे जब आप ये ड्राइंग करेंगे, इसमें आप देख सकते हैं बहुत तरीके का जगह है। एक जगह बहुत डार्क है, एक जगह थोड़ा हल्का है, एक जगह बहुत ही हल्का है। तो इन डिफरेंट प्लेसेस को करने के लिए आपको डिफरेंट पेंसिल्स यूज़ करना होगा। इसका रीज़न क्या है कि जो पेपर आप जिस पेपर के ऊपर ड्राइंग करेंगे, उस पेपर के ऊपर आप जो अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर दे दिया, बहुत ज़्यादा काम कर दिया, तो आपका पेपर खराब हो जाएगा, जिसके बाद आप उसके ऊपर कोई भी काम नहीं कर पाएँगे। लेकिन उसी जगह पे जब आप डार्क जगह के लिए डार्क पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, हल्के जगह के लिए हल्का पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, तो आपका हाथ का प्रेशर हमेशा कम रहेगा, जिसके कारण आपका जो पेपर है वो डैमेज नहीं होगा और आप लॉन्ग रन में बहुत एक ही जगह पे बहुत बार काम कर सकते हैं, क्योंकि आपका पेपर उतना ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है। ठीक है? ओके। इ जो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट रिकॉर्ड करने का कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, तो यहाँ पर रिकॉर्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये 5 पेंसिल है, तो सबसे पहले आउटलाइन बनाने के लिए हम 2B पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। 2B जो सबसे हल्का पेंसिल होता है, वो पेंसिल का हम यूज़ करेंगे। उससे नीचे भी एक पेंसिल होता है, एज भी बोलते हैं जिसे, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा ही हल्का हो जाता है, तो इसलिए हम 2B पेंसिल को यूज़ करेंगे फॉर मेकिंग द आउटलाइन। जिनके पास एक ही पेंसिल है, वो लोग थोड़ा-सा हल्का प्रेशर देके, जब आप पेंसिल यूज़ करेंगे, थोड़ा-सा पेंसिल पे हल्का प्रेशर देके यूज़ करेंगे। सभी लोग रेडी है कि नहीं बताइए? मैं स्टेप बाय स्टेप जब यहाँ पर करूँगा तब मैं टूल्स बदलते जाऊँगा और उसके बारे में मैं बताते जाऊँगा कि उस टूल का क्या हम यूज़ करेंगे। सभी लोग रेडी है कि नहीं? मुझे थोड़ा-सा चैट में बताइए कि सभी लोग अभी ड्राइंग करने के लिए रेडी है कि नहीं? येस दीजिए, थम्स अप दीजिए, जितने छोटे से हो सके मैं आप लोगों का थोड़ा-सा वो देखना चाहता हूँ, जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं उसे, है ना? थोड़ा प्रेज़ेंस देखना चाहता हूँ कि सब लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि नहीं, है ना? तो वो थोड़ा-सा देखना ओके देन, ठीक है। ओके, वेरी गुड। बहुत लोगों ने यहाँ पर यस लिखा है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि आप सभी लोग रेडी है। अब देखिए धीरे-धीरे मैं एक-एक पॉइंट को समझाऊँगा, आप लोग एक-एक पॉइंट को समझेंगे। जब वो पॉइंट खत्म होगा मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूँगा, सिर्फ रिगार्डिंग दैट पॉइंट आप लोग मुझे क्वेश्चन करिए। पूरा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे, जिसमें वो स्टेप जब खत्म होगा उसके रिगार्डिंग आप लोग क्वेश्चन करिए। उससे आगे-पीछे मत करिएगा, क्लास थोड़ा-सा उलझ जाएगा फिर। देखिए यहाँ पर पेंसिल के बारे में मैंने बता दिया व्हिच इज़ वेरी सिंपल कि पेंसिल जितना बी के आगे नंबर जितना बढ़ेगा, पेंसिल उतना ज़्यादा डार्क होता चालू हो जाएगा। तो इसके लिए हम जब आउटलाइन बनाते हैं, आउटलाइन बनाने के टाइम पे हमें सबसे हल्का वाला पेंसिल यूज़ करना होता है, क्योंकि आउटलाइन बनाने के टाइम गलती थोड़ा ज़्यादा होता है। थोड़ा-सा लाइन इधर-उधर चला जाएगा, आपको बार-बार मिटाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आपको थोड़ा हल्का पेंसिल यूज़ करना है। जिसके लिए हम 2B पेंसिल यहाँ पर चूज़ किए हैं। अब उसको पकड़ने का तरीका थोड़ा-सा समझ लीजिए। जब हम लिखते वक़्त कोई पेन या पेंसिल को पकड़ते हैं, तब हम ऐसे पकड़ते हैं, है ना? तो मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे लिखना चालू करते हैं। लेकिन जब आप ड्राइंग करेंगे, थोड़ा-सा पीछे पकड़िए, है ना? आगे से थोड़ा-सा गैप रखिए
पेंसिल का होल्ड ऐसा होना चाहिए, दोनों फिंगर्स थोड़े से सामने रहेंगे, जो थंब है वो थोड़ा सा पीछे रहेगा। ठीक है, आप थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेन जो चीज़ है वो टिप से थोड़ा सा दूर आप उसे होल्ड करेंगे। इसका रीज़न क्या है, जब आप पेंसिल चलाएँगे आपको दिखेगा क्लियरली आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब आप लिखते वक़्त पकड़ते हैं ना, तो उसका टिप वाला हिस्सा में उतने अच्छे से दिखता नहीं। इसलिए आप थोड़ा-सा पीछे से पकड़िए, ताकि जो भी आप काम करेंगे वो आपको क्लियरली दिखे कि आप ये लाइन बना रहे हैं, इसको ऐसे मोड़ रहे हैं, तो आपको गलती बहुत कम हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफ़ाई करना है कि इस आँख का जो लेवल है वो सीधा है कि थोड़ा-सा टेढ़ा है। आप देख सकते हैं अ लिटिल बिट टिल्टेड, है ना? टिल्टेड का मतलब क्या है? थोड़ा-सा स्लाइटली एक साइड में ये झुका हुआ है। मतलब जो फेस है ना, इसका अगर हम फेस बड़ा करते हैं, फेस तो ख़ैर है नहीं, सिर्फ़ मुझे आँख का यहाँ पर पिक्चर मिला, तो वो फेस भी थोड़ा-सा मुड़ा हुआ दिखता है, ऐसे करके। इसलिए आँख का जो लेवल है, कैसे पता चलेगा? आँख जहाँ से शुरू होता है, जहाँ पर ख़त्म होता है, इन दोनों पॉइंट को अगर आप एक काल्पनिक लाइन से जोड़ देंगे, तो आपको पता चल जाएगा वो लाइन सीधा है कि थोड़ा-सा मुड़ा हुआ है। तो इस फ़ोटो के हिसाब से मुझे पता चल रहा है दैट लाइन इज़ लिटिल बिट टिल्टेड, हल्का-सा टिल्ट है इसमें। तो वो हल्का-सा टिल्ट मैं यहाँ पर बना लूँगा। पेंसिल को मैंने थोड़ा-सा पीछे पकड़ा, मतलब पीछे नहीं, बहुत ही पीछे पकड़ा, क्योंकि मुझे बहुत ही हल्का लाइन चाहिए। ये सब गाइडलाइंस हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, ये जो लाइन मैं अभी बना रहा हूँ, ये सब गाइडलाइंस हैं। जब आउटलाइन बन जाएगा, हमें ये सब लाइन्स को मिटा देना है। ठीक है? बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए। इसलिए ये जो गाइडलाइंस है, जितना हल्के से बनाएँगे, उतना अच्छे से वो मिट जाएगा। ये एक एक इमेजिनरी लाइन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर शुरू कर देंगे ड्राइंग बनाना। ठीक है? तो शुरू यहाँ से करेंगे। सबसे पहले ये वाला लाइन हम देखेंगे। देखिए, ये लाइन ऐसे बना है। ठीक है? जब भी आप ड्राइंग बनाएँ, हमेशा क्या करें, जब एक बेसिक आपको क्लियर हो गया कि इसका टिल्ट ऐसा है, ठीक है? आपने एकदम खाली पेपर से शुरू नहीं किया, फिर आपका जो शुरू का पॉइंट और जो आखिर का पॉइंट है ना, वो जो ऊपर-नीचे भी हो सकता था, जो नेचुरली अच्छा नहीं दिखता बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, थोड़ा-सा बड़े साइज़ का आँख बनाना है। थोड़ा-सा बड़े साइज़ का आँख आपको बनाना है, और जब भी आप यहाँ पर फ़ोकस करेंगे, जैसे मैंने ये लाइन बनाया, तो मैं इस लाइन पर फ़ोकस करूँगा। ठीक है? अब ऐसे ऊपर आने के बाद आप देख सकते हैं ये लाइन थोड़ा-सा साइड में चला गया है, ऐसे। ठीक है? इसका एंगल देखिए, इन दोनों का एंगल देखिए, इन दोनों लाइन का। राइट? फिर देखिए वो धीरे-धीरे मुड़कर यहाँ पर कनेक्ट हो गया है। गलती से डरिए मत, है ना? यहाँ पर ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है जहाँ पर आपको अगर गलत हो जाएगा, तो आपके सर में ऐसे जो तो बोलते हैं ना गन है ना? गन पॉइंट करके आपको ड्राइंग करवा रहा है कोई, कोई नहीं करवा रहा। तो गलती होगा तो उससे डरिए मत, पहले ही डरेंगे तो गलती होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। अब शुरू में डर सभी का होता है, मुझे भी था और अभी भी होता है, जब भी कोई मुश्किल जगह होता है, डर होना ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आता, जिससे काम बुरा भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा डर ज़रूरी है, लेकिन इतना मत डरिए कि पेंसिल ही चलाने में आपको बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है? डर थोड़ा होना ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। क्योंकि थोड़ा डर आपका काम सही कर देगा, ज़्यादा कर मतलब गलत करेगा ही करेगा। फिर आपको क्या करना है, ये लाइन बनाया आपने, देन यहाँ से आपको थोड़ा-सा नोटिस करना है, जो आप यहाँ पर रेफरेंस फ़ॉलो करेंगे, उसको आपको थॉरोली यहाँ पर नोटिस करना है, लाइन्स को तोड़-तोड़ के बनाना है। एक लाइन आप ऐसे नहीं बनाएँगे, ठीक है? आपने यहाँ पर देख लिया और पूरा यहाँ से ऐसे पूरा बना दिया, नहीं बनाएँगे। आपको लाइन को तोड़-तोड़ कर बनाना है, थोड़ा-सा देखना है, थोड़ा-सा बनाना है। क्योंकि देखिए, आप जब कोई नेचुरल चीज़ बनाएँगे, मतलब स्पेशली यहाँ पर हम आँख का बात कर रहे हैं, जब भी कोई नेचुरल सरफेस होता है ना, वो कभी भी ऐसे सीधा नहीं होता, उसमें हल्के-हल्के कर्व्स होते हैं। छोटे-छोटे मोड़ होते हैं, जो आपको जब आप थोड़े-थोड़े करके देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। ठीक है? नहीं तो कार्टून वाला आँख लगेगा। कार्टून में क्या होता है, कोई भी ज़्यादा डेफिनिशन नहीं होता, है ना? नॉर्मल जैसा लगता है, जैसे कार्टून हो गया, एनीमे हो गया, तो द लाइन्स आर वेरी, मतलब बहुत क्या बोलूँ मैं, कॉमन लाइन्स मतलब होते हैं, कोई भी नेचुरल उसमें नहीं लगता।
लेकिन जब भी आपको जो रियलिस्टिक चीज़ बनाएँगे तो उसमें छोटे-छोटे कर्व्स को होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप नेचर को यहाँ पर रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। जो नेचुरल चीज़ है उसको आप रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो आपको उसको रेप्लिकेट बहुत ध्यान से करना है। इसको मिटा देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा देखने में। ओके, तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, ऊपर का लाइन बन गया है, अब नीचे का, ठीक है? जब आप नीचे का यहाँ पर लाइन बनाएँगे, तब आप डिस्टेंस का नोटिस करेंगे। कहाँ से डिस्टेंस नोटिस करेंगे? आपने ऊपर का लाइन बना लिया है, आपको अच्छा लग रहा है, ठीक-ठाक लग रहा है, दोनों को कंपेयर करके आपको लग रहा है हाँ, ठीक-ठाक बना है। नीचे का लाइन जब बनाएँगे, यहाँ से शुरू करेंगे और ऊपर से देखेंगे आपके जो फ़ोटो में, ऊपर के लाइन से नीचे का लाइन का एक एप्रॉक्स डिस्टेंस कितना है? एप्रॉक्स डिस्टेंस कितना है, उस डिस्टेंस को आप आँखों के अंदाज़े से मेंटेन रखने का कोशिश करेंगे। अब इसी में आपका एक्सपीरियंस काम आएगा, ठीक है? आप जितना एक्सपीरियंस होंगे, जितना ज़्यादा आँख बनाएँगे, है ना? यहाँ पर सिर्फ़ आँख के यहाँ पर मैं जो एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, जब अगर पोर्ट्रेट बनाता तो पोर्ट्रेट बोलता, तो आप जितना ज़्यादा उसका सिमिलर चीज़ प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना जल्दी और उतने अच्छे से आप उसे बना पाएँगे, ठीक है? क्योंकि एक ही चीज़ बनाते-बनाते आपका जो मसल्स होते हैं, मोटर नर्व्स होते हैं, वो उसको पता चल जाता है कि कैसा बनाना है, ठीक है? सेम चीज़ रिपीट करने से आपको बॉडी को पता चल जाता है कि क्या मतलब कैसे करना है, ठीक है? उसमें टाइम कम लगना शुरू हो जाता है और बहुत जल्दी परफेक्ट होना भी शुरू हो जाता है। तो इसीलिए प्रैक्टिस आप लोगों को हर वक़्त करते रहना है। अब आप बोलेंगे सर ये जो आखिर का लाइन है वो तो ठीक से दिख नहीं रहा, वो दिखेगा क्योंकि उसके पूरा साइड में ना ऐसा आईलैशेज़ आ गया है तो इसलिए नहीं दिख रहा। लेकिन आप अगर जितना दिख रहा है उसी को अगर आप थोड़ा-सा एक्सटेंड कर देंगे, थोड़ा-सा ऐसे लंबा कर देंगे तो लाइन यहाँ पर ही आके मिलेगा। बहुत हल्के से बनाइए, अगर आपको लगता है कि गलत हो रहा है तो मिटाइए, उसे ठीक कर लीजिए। अब जो ऊपर का लाइन है सिमिलर हम किससे देखेंगे, फ़ोटो में पहले देखेंगे जो हमने ऑलरेडी बना लिया है, उसके साथ फ़ोटो में कितना डिस्टेंस है जो हम अभी बनाने वाले हैं जो लाइन, और आपको अपने ड्राइंग के साइज़ के हिसाब से उस डिस्टेंस को मेंटेन करना है। ठीक है? जैसे आँख यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे थोड़ा-सा बड़ा है, तो जब मैं इस लाइन को बनाऊँगा तब इस लाइन से जो दूरी है इसके साइज़ के हिसाब से करूँगा, ना कि इसके साइज़ के हिसाब से। ठीक है? दोनों को आपको कंपेयर करना है कि ये छोटा है तो इसके इस लाइन के साइड से जो लाइन गया है, वो इससे कितना दूर है। अब आप खुद का ड्राइंग देखिए कितना बड़ा आपने बनाया है, जो मैं रिकमेंड करता हूँ थोड़ा-सा बड़ा ही बनाइए ताकि आपका हाथ ठीक से चल सके। और आप देखिए कि उसके हिसाब से वो लाइन कहाँ से होना चाहिए। लाइन्स को तोड़ के बनाइए। आप अगर मेरा ड्राइंग को अगर देख रहे हैं, मेरे लाइन्स बनाने का तरीका अगर आप देख रहे हैं, तो मैं एक लाइन को ऐसे ब्रेक कर के बना रहा हूँ। एक बार में ऐसे नहीं बना रहा हूँ मैं, ठीक है? जब ब्रेक कर के हो जाता है, अगर उसमें एक लाइन देके मुझे अच्छा लग रहा है, तब मैं लास्ट में देता हूँ। लेकिन जब मैं उसे एकदम खाली पेपर पर बना रहा होता हूँ, तब मैं लाइन्स को तोड़-तोड़ के बनाता हूँ, ठीक है? इससे गलती बहुत होने का चांस कम हो जाता है। सभी का काम मैं देखूँगा, ठीक है? और करिए सभी लोग, है ना? गलती होने दीजिए, है ना? क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अगर गलती से डर रहे हैं, तो गलती होने दीजिए। अब आप क्या करेंगे, सबसे वाइटल पार्ट ऑफ द आई, है ना? जिसे हम यहाँ पर आइरिस बोलते हैं। जो आइरिस मतलब ये जो सर्किल वाला पार्ट होता है, जो मेन एक पार्ट होता है आँख का, उसको हम बनाएँगे। अब आप बोलेंगे सर ये सर्किल है, कैसे क्या करेंगे? थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। देखिए इसको हम सिम्प्लीफाई करते हैं। आपको ड्राइंग आप तब भी अच्छे से बना पाएँगे जब आप चीज़ों को सिम्प्लीफाई करना चालू करेंगे। सिम्प्लीफाई मतलब आसान करना। समझिए इतना बड़ा एक काम है, आपने उसे छोटे-छोटे टुकड़े में बाँट लिया। तो आपने चीज़ों को क्या किया, सिम्प्लीफाई कर लिया, सिंपल कर दिया, है ना? मतलब एक एक्शनेबल स्टेप।
जिससे आप तुरंत एक्शन ले सकते हैं। तो इसलिए जो सिंप्लीफाई करना है ड्राइंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि इसका पोजीशन कहाँ पर है? देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ से पहले देखूँगा जो सर्किल का ये वाला पोर्शन है, एक ये कितना दूर है। अब मैंने जो आँख बनाया है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर एक मार्किंग करूँगा, हल्के से पॉइंट, एक हल्का मार्किंग, हो गया? इस साइड से हो गया। अब सेम काम मैं दूसरे साइड से करूँगा, इस वाले पॉइंट से इसका दूरी मैं जो पहले फ़ोटो में देखूँगा। हल्का एक मार्किंग, हो गया जगह आइडेंटिफ़ाई, ठीक है? अब इसका साइज़ जितना है आपका ड्राइंग का साइज़ जितना है उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। मैं ये चीज़ बार-बार बता रहा हूँ क्योंकि ये गलती हो सकता है झट से। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसको बनाना चालू करना है। बनाने से पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ, द आइरिस इज़ अ टोटल सर्किल, एक पूरा अच्छा खासा परफेक्ट सर्किल होता है, ठीक है? अब क्या होता है ऊपर का जो आईलिड होता है, नीचे का जो आईलिड होता है, कभी-कभी या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ पोर्शन जो है ढक जाता है इस आईलिड के ऊपर। जैसे यहाँ पर भी बाकी पोर्शन है, लेकिन इट्स कवर्ड। लेकिन जितना हिस्सा आपको दिखेगा वो जब आप बनाएँगे, तो मेक श्योर कि वो एक सर्किल का हिस्सा लगना चाहिए। ऐसा नहीं एक कभी-कभी ओवल दिखता है अंडे जैसा, है ना? मतलब आप जितना पार्ट बना रहे हो ना वो देखने से लग रहा है कि बाकी पार्ट ऐसे जोड़ के वो अंडा जैसा दिखेगा। बिल्कुल मत करिए, दैट्स ओवल। कभी-कभी चपटा हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो इस पर थोड़ा-सा ध्यान रखिए कि आप जब भी इसको बनाएँगे, तो वो एक सर्किल का हिस्सा लगना चाहिए कि लगना चाहिए बाकी हिस्सा जो है जब हम जोड़ेंगे तो वो एक पूरा सर्किल बनेगा। ये जो दोनों साइड है, पहले दोनों साइड से हल्के-हल्के से ऐसे बनाइए। नीचे का जो पोर्शन है आइडेंटिफ़ाई कीजिए, देन धीरे-धीरे इसको थोड़ा-सा राउंड करके आप समझ जाएँगे, आप करिए, ध्यान से करिए, एक सर्किल बनाना है बस। और गलती सभी से होता है ना? एक एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट से भी जो गलती होता है, सभी से गलती होता है। बिलीव मी जो सालों से ये चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे भी गलती होता है बट दे नो हाउ टू कवर देम, है ना? वो उनको ढकना जानते हैं। समझिए मेरे यहाँ पर एक गलती हो गया, लेकिन मैं क्या फ़ॉलो कर रहा हूँ, मैं तो जो हाथ का प्रेशर हल्का दे रहा हूँ, तो मैं उसे मिटाऊँगा तो आप लोगों को कभी पता नहीं चलेगा कि देयर वाज़ अ मिस्टेक। ठीक है? तो कवर करना बहुत इम्पोर्टेंट है, मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी से क्योंकि गलती हर किसी से होता है, ठीक है? लेकिन मैनेजिंग कैपेबिलिटी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये बनने के बाद ये बनने के बाद आपको क्या करना है, देखिए इसके बीच में और एक सर्किल होता है, जो मेन यहाँ पर लेंस होता है आपका, जिसे प्यूपिल बोलते हैं। मैं नाम इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ब्लैक सर्किल बोलूँगा तो कैसा ऑड लगेगा, तो इसलिए मैं इसको एक नाम दे रहा हूँ, जो इसका एक्चुअल नाम है। ये जो छोटा सर्किल होता है, इट्स कॉल्ड प्यूपिल। तो उस प्यूपिल को यहाँ पर पोज़ीशन कहाँ पर होता है, वो जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो सर्किल है ना, इसके एकदम बीचों-बीच होता है। एकदम मिडल पार्ट में ये जो सर्किल होता है, तो उसको आपको एकदम मिडल पार्ट में ही बनाना है। कैसे पता चलेगा वो मिडल में है? सभी साइड से आप देखेंगे सेम डिस्टेंस पर है ये, तभी आपको पता चलेगा आपने उसे एक मिडल पे बनाया है। सभी साइड से आप देखेंगे एक सेम डिस्टेंस वो मेंटेन करेगा। जो एक्स्ट्रा लाइन्स है वो मैं मिटा देता हूँ। एक्स्ट्रा लाइन्स यहाँ पर ये नॉर्मल इरेज़र ही है, थोड़ा पेन जैसा दिख रहा है लेकिन इट्स नॉर्मल इरेज़र, आपको शॉप में मिल जाएगा। नॉक इरेज़र बोलते हैं, इसके जगह आप नॉर्मल इरेज़र भी यूज़ कर सकते हैं, मैं बस मिटाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ।
नीचे एक हल्का गैप रखेंगे क्योंकि आईलैश कभी भी है ना, ये मैंने देखा है बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं। आईलैश डार्क जो डायरेक्ट इस लाइन से निकालना चालू कर देते हैं। नहीं, नहीं, इस लाइन से जो आईलैश नहीं निकलता, थोड़ा गैप होता है। इसमें ना थोड़ा-सा गैप होता है, उस गैप के बाद से आईलैश ऐसे-ऐसे करके निकलते हैं। आप देख सकते हैं देयर इज़ अ गैप बिटवीन दिस लाइन एंड जहाँ से आईलैश निकल रहा है। ठीक है? वो गैप मेंटेन करिए ज़रूर। अभी आईलैश को नहीं बनाना है, ठीक है? आईलैश अभी बनाएँगे इससे जो वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि लास्ट में जब आप पूरा शेडिंग कर लेंगे, तब बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा कन्वीनिएंट हो जाता है। ठीक-ठाक होता है उस टाइम पे बनाना। अब आपको थोड़ा-सा रिफ़ाइन करना है चीज़ों को। अब देखिए कुछ गलती है कि नहीं, जो आँख का जो शेप है, वो थोड़ा-सा ऑड लग रहा है कि नहीं, क्योंकि सभी चीज़ें अभी प्लेस पर है ना? आइरिस है, प्यूपिल है और सभी लाइन्स यहाँ पर है। अब आपको थोड़ा-सा फर्दर बैक, थोड़ा-सा पीछे जाना है। दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करना है कि दोनों ठीक-ठाक लग रहा है कि नहीं, कुछ गलती है कि नहीं कहीं पर, ठीक है? क्योंकि सभी लाइन्स आपने बना लिया है। अब आपको थोड़ा-सा फर्दर बैक जाके देखना है कि आपका ड्राइंग जो है वो ठीक-ठाक लग रहा है कि नहीं। कोई भी जगह अगर थोड़ा-सा ऑड लग रहा है, मिटाइए, ठीक कर लीजिए। यहाँ पर एक हाइलाइट है, हाइलाइट का मतलब क्या है? टोटल जो व्हाइट प्लेसेस इन द ड्राइंग, हर जगह पे टोटल व्हाइट नहीं होता, ठीक है? यहाँ पर थोड़ा-सा व्हाइट है, यहाँ पर व्हाइट है, लेकिन बाकी जगह पर हल्का होता है, टोटल व्हाइट नहीं होता, दोनों में बहुत फ़र्क है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी शेड है, हल्का शेड है, नॉट व्हाइट। इसको जानना, इसको समझ के काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी से एक एवरेज और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम में फ़र्क आता है। आप अगर इन चीज़ों को समझेंगे, है ना? हल्का और व्हाइट में फ़र्क क्या होता है। तो यहाँ पर कुछ हाइलाइट्स के जो आउटलाइन्स है वो मैं पहले से बना के रख रहा हूँ, ताकि जब मैं काम करूँ इसके अंदर तो इन जगह को मैं थोड़ा-सा छोड़-छोड़ के यूज़ कर सकूँ। ऐसा बनने के बाद आप लोग मुझे थोड़ा-सा दिखाइए, अगर हो गया है, कैसे दिखाना है? कैमरा ऑन करिए। ऑन करते ही आपका फ्रंट कैमरा ऑन होगा, ठीक है? तो अगर आपको झट से यहाँ पर थोड़ा-सा वो लगता है, तो आप टॉप का कैमरा थोड़ा-सा पकड़ के ऐसे उँगली से आप ऑन कर सकते हैं। फिर कैमरा वहाँ पर रोटेट करने का ऑप्शन रहता है, जिससे बैक कैमरा चला जाएगा। बैक कैमरे से अपना जो ड्राइंग है, वो आप लोग दिखा सकते हैं। ठीक है? कैमरा ऑन करके, बैक कैमरा करके मुझे जो भी स्टूडेंट काम कर रहे हैं, वो अपना काम दिखा सकते हैं। अच्छा, तो जो आउटलाइन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। आप लोग काम दिखाइए और जिनका कोई सवाल है तो वो अभी कर सकते हैं रिगार्डिंग जस्ट द आउटलाइन। सिर्फ आउटलाइन के रिगार्डिंग आप लोग कोई भी क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। ओके, मैं सभी का काम देख लेता हूँ जो लोग कर रहे हैं ना। ओके, ओके, हरेंद्र कुमार, राइट? हरेंद्र कुमार, राइट, हाँ। अच्छा काम बना है, गुड वर्क, कंटिन्यू कीजिए। ओके, रिजवान जी थोड़ा-सा ब्लर आ रहा है आपका कैमरा, क्लियर नहीं है। ओके, गुड वर्क, अच्छा काम है। वंशिका जी अच्छा काम है। थोड़ा-सा आँख जो है ना हल्का चपटा हो गया। इन दोनों साइड को थोड़ा-सा राउंड कीजिए। ये जो दोनों साइड है ना, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ये जो दोनों साइड है, इनको थोड़ा-सा राउंड कीजिए। बाकी अच्छा है काम। संदीप जी थोड़ा-सा आँख का जो शेप है ना, वो दोनों साइड से सेम-सेम लग रहा है। इस साइड पे आपको थोड़ा-सा काम करना है और नीचे के जगह पर थोड़ा-सा गोल हो गया ज़्यादा, उसको थोड़ा-सा हल्का चपटा करना है। ओके, रिज़वान जी गुड वर्क। अच्छा काम है। हरेंद्र कुमार जी अच्छा काम है। बाकी स्टूडेंट्स अपना काम दिखाइए प्लीज़, है ना? कोई भी इश्यू नहीं है। मैं कभी भी जज नहीं करूँगा, ओके? तो आप लोग ज़रूर अपना काम दिखाइए और उसके बाद हम शेडिंग पे जाएँगे।
ओके, ठीक है, जितने मैंने काम देखे बहुत अच्छा है। हरीश चंद्र पावर, ओके, एक सेकंड में देख लेता हूँ। अच्छा काम है हरीश जी, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही अच्छे से आपने चीज़ों को फॉलो किया है एंड जो आउटलाइन है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। देखिए, सिर्फ सिंपल आपने कुछ-कुछ चीज़ों को फॉलो किया, आपका आँख पहले से ही कितना अच्छा बन गया। ठीक है? तो गाइडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है और उसको फॉलो करके काम करना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 50% का जो कंट्रीब्यूशन मेरा है, 50% आपका है, तभी आपका काम अच्छा बनेगा, है ना? आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फिर मेरा कंट्रीब्यूशन से भी कुछ नहीं होगा। सुधीर जी, थोड़ा-सा ब्लर हो रहा है, थोड़ा दूर करिए कैमरा। फिर से ब्लर हो रहा है। कैमरा फ़ोकस पे नहीं आ पा रहा, ठीक है? थोड़ा दूर चला जा रहा है या फिर ये भी हो सकता है आपने कोई फ़िल्टर ऑन कर दिया होगा। ये ज़ूम में बहुत सारे फ़िल्टर्स आते हैं। तो वो थोड़ा देखिए कि फ़िल्टर जो ब्लर वाला फ़िल्टर है वो आपने ऑन कर दिया है कि नहीं, इसीलिए ब्लर हो रहा है। ओके, तो मैंने यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स अपना काम दिखा रहे हैं मैंने देख लिया है। अब हम शेडिंग के ऊपर बढ़ते हैं, तो उसको उसके ऊपर बढ़ने से पहले कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो यहाँ पर मतलब आउटलाइन के रिगार्डिंग आई गेस कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? तो हम यहाँ पर अभी शेडिंग में बढ़ते हैं। शेडिंग में बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि शेडिंग करते वक़्त मैं कुछ-कुछ ऐसा टूल का यूज़ करूँगा जो शायद आपके पास नहीं है, आपने शायद पहली बार देखा है। तो आप लोग डरिए मत कि सर हम क्या करें फिर? हमने तो आउटलाइन बना लिया, अब आप तो ये टूल यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। देखिए, ध्यान से देखिए, अभी नहीं है तो अभी आप ला भी नहीं पाएँगे। बस ध्यान से देखिए और आपके पास जो भी टूल है, उसके साथ करने का कोशिश कीजिए। ये एक डेमो क्लास है, जिसके द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि आपके पास अगर राइट टूल एंड राइट गाइडेंस है, तो एक एक हाइपर रियलिस्टिक या फिर रियलिस्टिक काम करना कितना ज़्यादा आसान हो जाता है। ओके? तो हम फिर से रिटर्न करते हैं यहाँ पर काम पे, जहाँ पर अब मैं शेडिंग चालू करूँगा। शेडिंग करने के लिए शेडिंग का जो प्रिंसिपल है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। शेडिंग का प्रिंसिपल जो है, आपको टोन्स को समझना है। तो व्हाट आर टोन्स? टोन्स होते हैं कि ड्राइंग में डार्कनेस का जो लेवल है ना? हर जगह पे सेम-सेम डार्कनेस नहीं है, कहीं पर बहुत कम है, कहीं पर बहुत ज़्यादा है और कहीं पर मिडल मिडल वाला है। तो अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, दे आर वेरी लाइट पोर्शंस। तो दे आर कॉल्ड लाइट टोन्स। लाइट पोर्शंस हम बोलने से कैसा लगेगा, हल्का जगह, तो हमने एक नाम दे दिया उसको लाइट टोन। तो लाइट टोन जो है, वो हम किन किन जगह को कहते हैं, जो हल्का है। डार्क टोन हम किसे कहते हैं, जो जगह डार्क है, जैसे कि जो आइरिस वाला पोर्शन या फिर जहाँ पर आप जितने भी ब्लैक वाले पोर्शंस देख रहे हैं या फिर क्लोज टू ब्लैक, है ना? ब्लैक या फिर ब्लैक के आसपास जो सबसे डार्क वाले जो शेडिंग्स है, जो यहाँ पर जगह है, उनको हम डार्क टोन के अंदर रखेंगे। लाइट टोन मिल गया, डार्क टोन मिल गया, तो देयर इज़ अ थिंग इन द मिडल दैट्स कॉल्ड मिडल टोन। मिडल टोन का मतलब जो मतलब क्या है, हल्का भी नहीं है, डार्क भी नहीं है, मिडल वाला जगह, जैसे कि आप ये जगह देख सकते हैं, इट्स नॉट लाइट, इट्स नॉट डार्क, है ना? मिडल टोन। ये टोन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं काम को अच्छा बनाने के लिए। आप इस जगह पे देख सकते हैं, देयर मिडल टोन, है ना? यहाँ पर यहाँ पर एक लाइन जैसा देख सकते हैं, इट्स मिडल टोन, जो ज़्यादा हल्का भी नहीं होता, ज़्यादा डार्क भी नहीं होता इस फ़ोटो के हिसाब से। अब आप लोगों को एक चीज़ समझ लेना पड़ेगा कि हर फ़ोटो में ये जो तीनों चीज़ है ना, इसका परिभाषा चेंज होता है। इसका जो जो डेफ़िनेशन है वो चेंज होता है। इसका मतलब क्या है कि कहीं जगह पे अगर आपको दिखे कि कोई ब्लैक जगह है ही नहीं, तो वहाँ पर क्या डार्क टोन नहीं है? बिल्कुल है। वहाँ पर फिर डार्क ब्लैक नहीं हो जाएगा। जो सबसे डार्केस्ट जगह है उस जगह में, वो डार्क टोन हो जाएगा उस जगह के लिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि डार्क टोन मतलब क्या है, सबसे डार्क जगह उस जगह में जहाँ पर आप ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे ये आँख हम आज ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसमें डार्क टोन क्या हो गया, ये जो ब्लैक वाले जगह है ये सब। जहाँ पर ब्लैक ही नहीं है ना? कोई ना कोई शेड है, सिर्फ़ शेड से बना हुआ है वो, तो वहाँ पर डार्क टोन क्या होगा, सबसे डार्केस्ट जो पोर्शन है, वो जगह है, उस जगह का डार्क टोन बन जाएगा। लाइट टोन क्या है, सबसे हल्का वाला। अब देखिए, एक चीज़ जो बिगिनर आर्टिस्ट है, वो लोग बहुत गलती करते हैं लाइट टोन एंड हाइलाइट के बीच में। लाइट टोन क्या होता है, लाइटेस्ट शेडेड पार्ट इन द ड्राइंग। सबसे हल्का जो शेडेड पार्ट है, सबसे हल्का जो शेडेड पार्ट है, जो पूरा सफ़ेद नहीं, उसे लाइट टोन बोला जाता है। और हाइलाइट किसे बोला जाता है, टोटल व्हाइट प्लेसेस इन द ड्राइंग। जैसे कि आप यहाँ पर
जो हाईलाइट पोर्शन है आँख के अंदर वो देख सकते हैं पूरा सफ़ेद है, इसमें कोई भी शेडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो हल्का-सा पोर्शन दिख रहा है इट्स टोटल हाइलाइट, क्योंकि यहाँ पर कोई भी शेड नहीं है, आप पूरा सफ़ेद जो पेपर का जितना सफ़ेदी है, वहाँ पर भी वही सफ़ेदी है यहाँ पर, राइट? तो देयर हाइलाइट्स और लाइट टोन दोनों अलग होता है। इन दोनों का फ़र्क जब आप सीख जाएँगे काम करते-करते, तभी आपका काम जो है झट से एक लेवल अप हो जाएगा, जो आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, अब जब हम शेडिंग को करेंगे, तब हमें किस प्रोसेस को फ़ॉलो करना है? इन तीनों टोन में से कौन-सा पहले करना है? देखिए, जो अगर आप कोई भी छोटे बच्चे को बोलेंगे, है ना? कोई भी छोटा बच्चा जो जिसको समझ आ गया है, तो अगर आप बोलेंगे कि यहाँ पर सबसे डार्क जगह कौन-सा है, तो वो झट से बता देगा ये जगह, ठीक है? तो आपको उसी जगह से शुरू करना है जो सबसे ईज़ी टू आइडेंटिफ़ाई हो। सबसे ईज़ी टू आइडेंटिफ़ाई कौन-सा जगह होता है? डार्क जगह होता है, हल्का जगह नहीं होता। आप बोलेंगे सर हल्का जगह क्यों नहीं होता? क्योंकि हल्के का भी एक परिभाषा होता है कि वो कितना हल्का है। तो आप एकदम हल्के से शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वो राइट क्वांटिटी पता नहीं है कि वहाँ पर कितना एग्ज़ैक्टली हल्का करना है। इसीलिए जो डार्क जगह होता है, वो अगर ब्लैक हो तो बहुत अच्छा है। ब्लैक हो तो आपको सिर्फ़ पेंसिल से जितना ब्लैक हो सके उतना ही करना है, तो वो उस जगह का डार्क टोन हो गया। और ये जो ब्लैक जगह होता है, दे आर वेरी ईज़ी टू आइडेंटिफ़ाई। बहुत ईज़ी हो जाता है उसको आइडेंटिफ़ाई करना, उसको पहचान में लाना। तो हम क्या करेंगे, उन डार्क टोन्स को ही पहले करेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले जो टूल्स यूज़ करेंगे, इट्स कॉल्ड चारकोल पेंसिल। हम जो पहले यूज़ कर रहे थे, देयर ग्राफ़ाइट पेंसिल, ये चारकोल पेंसिल, दोनों में फ़र्क क्या है? ग्राफ़ाइट पेंसिल का जो मटेरियल होता है जिससे हम काम करते हैं, दैट इज़ ग्राफ़ाइट, जो एक जो अलग मटेरियल होता है, अलग चीज़ होता है। और चारकोल जो है वो एक अलग होता है, ठीक है? चारकोल को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ तो इट्स अ बर्न्ट वुड। लकड़ी जलने के बाद जो चारकोल रह जाता है, जो जो ब्लैक वाला पोर्शन जो रह जाता है, उसी को चारकोल बोला जाता है। लेकिन ड्राइंग में इसको थोड़ा फैक्ट्री मेड है, तो इसमें कुछ अलग-अलग देके इसको और थोड़ा पोटेंट बनाया गया है और थोड़ा अच्छा बनाया गया है फॉर द ड्राइंग। तो चारकोल इज़ अ बर्न्ट वुड, ग्राफ़ाइट जो है वो एक अलग मटेरियल होता है। चारकोल हम क्यों यूज़ करते हैं? चारकोल में क्या होता है, चारकोल में डार्कनेस बहुत ही अच्छा मिलता है, ग्राफ़ाइट में भी मिलता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जो चारकोल दे पाता है। आप अभी देख पाएँगे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक नीडेबल इरेज़र है। ये क्या काम करता है, इट्स वेरी स्टिकी इरेज़र, बहुत चिपचिपा होता है ये इरेज़र। बहुत नहीं, मतलब जितना नीडेड है उतना ही होता है। ये इरेज़र से जब आप काम करते हैं, तो आपको जो रब करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, ठीक है? रब से भी कर सकते हैं, लेकिन इट्स मेन मोटिव इज़ नॉट टू रब, है ना? इसको आपको रब करके यूज़ करना नहीं होता। इसको आपको टैप करके ऐसे यूज़ करना है, ताकि जितना आप हल्का करना चाहे सिर्फ़ उतना ही हल्का करे, पूरा चीज़ को ना मिटा दे। ठीक है? यहाँ पर देखिए जो पेंसिल मैंने यूज़ किया था, वो पेंसिल को मैंने थोड़ा हल्का करने के लिए आई एम यूज़िंग द नीडेबल इरेज़र। इसका बहुत सारा जो यूज़ केस है, बाकी जब हम शेड करेंगे तब भी आप देखेंगे, इसका बहुत ही ज़्यादा काम है। लेकिन इसका मेन काम जो है वो एक जगह को हल्का करना है, सफ़ेद करना नहीं। सफ़ेद तो हम नॉर्मल इरेज़र से पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसका वो मोटिव नहीं होता। हम शुरू करते हैं ये जो आइरिस वाला पोर्शन है यहाँ से। तो जो ब्लैक वाला पोर्शन है, आप देखिए इसका डार्कनेस जो है ये ट्रेमेंडस डार्कनेस आपको प्रोवाइड करता है, ताकि आपका ड्राइंग और ज़्यादा जो रियलिस्टिक दिखे। ये कोई भी लोकल शॉप में आपको मिल जाएगा, कैमलिन का ब्रांड है, व्हिच इज़ जो इंडियन ब्रांड। तो आपको कोई भी लोकल अच्छा एक शॉप में आप जाएँगे और बोलेंगे चारकोल, सॉरी कैमलिन का चारकोल सेट दीजिए, तो वो समझ जाएँगे। जी, या फिर आप जो ऑनलाइन से भी बना सकते हैं। सर नीडेबल इरेज़र की जगह क्ले वर्क नहीं, क्ले क्ले उसका अलग है। क्ले का जो कोई भी इरेज़िंग प्रॉपर्टी नहीं होता उसमें, आप उससे कोई चीज़ मिटा नहीं सकते, ठीक है? ये एक इरेज़र होता है व्हिच इज़ स्पेशली मेड फॉर दिस काइंड ऑफ ड्राइंग्स। अब देखिए जो बॉर्डर वाला काम है, यहाँ पर इसको बहुत ध्यान से करना है, नहीं तो ये फिर से अब अगर ये अंडा बन जाए तो फिर ठीक नहीं होगा, ठीक है? तो इसको समझ में रखना है कि अभी जो काम है उसको आपको बहुत ध्यान से करना है, ताकि ये जो आउटलाइन है वो मेंटेन रह सके। लाइन्स को तोड़-तोड़ के काम कर रहा हूँ मैं, है ना? बहुत ध्यान से नोटिस करिए, लाइन्स को मैं बहुत ही ध्यान से ब्रेक कर के यूज़ कर रहा हूँ। जिनके पास ये नहीं है, आप ग्राफ़ाइट पेंसिल यूज़ कीजिए, ठीक है? ग्राफ़ाइट पेंसिल से ही काम करिए।
उससे भी अच्छा बनेगा। लेकिन आपको अगर बेस्ट बनाना है तो आपको थोड़े से टूल्स के वेरिएशंस यूज़ करने हैं। क्लास का जो डिटेल्स है वो मैं थोड़ी ही देर में प्रोवाइड करूँगा। मैं थोड़ा इसको ना थोड़ा एक एक मुकाम तक लेके आता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जो हमारा प्राइवेट क्लासेस चलता है उसका टोटल डिटेल्स जो है मैं ज़रूर शेयर करूँगा। थोड़ा-सा यहाँ पर वेट कीजिए और इस ड्राइंग को ध्यान से करिए। यहाँ पर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के क्लास से। अब जितना हो सके इससे मैं हल्के-हल्के से शेड करूँगा। इससे आप ग्राफ़ाइट पेंसिल जैसा शेड नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ही डार्क होता है और ये स्प्रेड कम होता है। मतलब एक ही जगह पे ज़्यादा अगर आप एक जगह को डार्क करना चाहें तो इट्स द बेस्ट टूल। लेकिन आप अगर इसके साथ शेड करना चाहें, तो उतने अच्छे से ये शेड नहीं हो पाता, ठीक है? रुक सा जाता है थोड़ा-सा। तो इसीलिए बहुत ही स्पेसिफ़िक जगह पे ही मैं इसके साथ बहुत ध्यान से प्रेशर कंट्रोल करके, प्रेशर कम-ज़्यादा करके कुछ जगह पे डार्कनेस कम-ज़्यादा करूँगा। अच्छा, क्लास कैसा लग रहा है अभी तक? मुझे थोड़ा-सा बताइए चैट में और आप लोग कुछ सीख पा रहे हैं कि नहीं वो थोड़ा-सा बताइए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सॉफ्ट हाँ, ये सॉफ्ट है। कैमलिन का जो चारकोल है वो उसका सॉफ्ट पेंसिल है। थैंक यू। थैंक यू सभी को। जहाँ पर भी कुछ समझ में नहीं आए मुझे तुरंत क्वेश्चन करना है कि थोड़ा-सा समझा दीजिए प्लीज़। फिर से, है ना? कोई भी मैं बुरा नहीं मानूँगा और जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक मैं समझा दूँगा। यहाँ पर मैं स्टिल जो चारकोल पेंसिल है उसी का मैं यूज़ कर रहा हूँ और स्पेसिफिक जगह जो सिर्फ़ इस पेंसिल से बन सकता है मैं वही काम को कर रहा हूँ। ज़्यादा नहीं, कम भी नहीं, सिर्फ़ जो इस पेंसिल से बन सकता है। अब मैं क्या करूँगा, देखिए चारकोल पेंसिल जो होता है ना वो थोड़ा डस्टी होता है। मतलब जब आप पेंसिल को यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा-सा डस्ट जमा हो जाता है। ये थोड़ा थिक पेंसिल है, ठीक है? इसका जो पिगमेंट है, जो चारकोल इटसेल्फ है, थोड़ा-सा थिक है, तो जब आप यूज़ करेंगे उसके ऊपर एक पाउडर का लेयर बन जाता है। जिसको आपको ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ ब्लेंडिंग? ब्लेंडिंग हम जब कोई भी टूल बाहर से कोई टूल लेके मतलब वो ब्रश हो सकता है, वो कॉटन हो सकता है, उसको लेके जब हम ऑलरेडी कोई जगह पे जहाँ पर शेड किया हुआ है, उस जगह को सॉफ़्टन करने के लिए, है ना? स्मूथ करने के लिए हम यूज़ करते हैं, उस प्रोसेस को जो है ब्लेंडिंग बोला जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने चारकोल पुट किया और मैंने बताया कि यहाँ पर जो एक हल्का-सा पाउडर का लेयर है, तो उसको जब मैं ब्लेंड करूँगा, एक छोटा-सा मैं ब्रश लूँगा। ये ब्रश जो है, ये कोई भी ड्राइंग ब्रश नहीं है, इट्स मेकअप ब्रश, ठीक है? मेकअप ब्रश को लेके छोटा एक मेकअप ब्रश है, इसको लेके मैं
ऐसे करके जो भी डार्क जगह है उनको ब्लेंड करने के लिए आई विल यूज देम। तो जब भी मैं ब्लेंड बताऊँ तो ब्लेंडिंग का मतलब क्या है कि आप ऑलरेडी जो शेडेड जगह है उसको सॉफ्टन करने के लिए, उसको और ज़्यादा रियलिस्टिक दिखाने के लिए आपको यूज़ करना है। सर फर्स्ट स्टेप वाला नहीं देखा है। ठीक है अमरजीत जी, आपको कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर रिकॉर्डिंग में दे दूँगा। आप शायद लेट जॉइन किए हैं, तो इट्स ओके। तो आप जब रिकॉर्डिंग देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा अच्छे से। ठीक है? ये करने के बाद अब देखिए यहाँ पर जो बीच में जो जगह है ना वो ज़्यादा सफ़ेद है, वो इतना सफ़ेद नहीं है यहाँ पर। तो अब मैं क्या यूज़ करूँगा? अब मैं अभी एक टूल यूज़ करूँगा जो है चारकोल पाउडर एंड ब्रश। तो यहाँ पर एक उससे थोड़ा-सा बड़ा एक ब्रश मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड मैं चारकोल पाउडर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? चारकोल पाउडर क्या होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं, पेपर के ऊपर ऐसे पाउडर रखा हुआ है, ठीक है? उसको मैं थोड़ा-थोड़ा करके लेके ऐसे थोड़ा लेके फिर जहाँ पर कम शेडेड जगह है, ब्लैक करने का ज़रूरत नहीं, इसीलिए मैं थोड़ा लिया हूँ। शेडिंग करना बहुत ज़रूरी है ना? जो स्टूडेंट समझते हैं कि डिटेलिंग इज़ एवरीथिंग, तो डिटेलिंग जो है वो मैं बोलूँ कि जो आइसिंग है, जो केक होता है ना, केक का जो आइसिंग पार्ट है मतलब क्रीम वाला जो पार्ट है, तो वो डिटेलिंग होता है। क्रीम से उसमें टेस्ट तो ज़रूर आता है, लेकिन मेन जो टेस्ट है वो ब्रेड का पोर्शन है, ठीक है? जो केक वाला पार्ट जो अंदर होता है मेन पोर्शन। तो वो जो बेस है ना, तो वो बेस ये काम है। और जो यहाँ पर आइसिंग या फिर जो चेरी ऑन द टॉप या फिर जो डेकोरेशन का काम है, वो डिटेलिंग का है। जब तक आपका बेस अच्छा नहीं बनेगा, तब तक डिटेलिंग अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या करना है, जो बेस है या फिर जो मेन लेयर ऑफ शेडिंग है, बेस लेयर, उसको आपको अच्छे से लेयर करना है, अच्छे से बनाना है। उसका जो डार्कनेस है, उसे आपको बहुत ही ध्यान से पुट करना है। अब आप बोलेंगे सर आपने थोड़ा ज़्यादा ही डार्क कर दिया। नहीं, यहाँ पर लेयर मैंने क्रिएट किया है। जब मैं इसके ऊपर डिटेलिंग क्रिएट करूँगा तब मैं अच्छे से बना पाऊँगा कि क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक लेयर बना हुआ है। एक शेडिंग का लेयर बना हुआ है, पेपर ढक गया है। इसके ऊपर अब जब मैं काम करूँगा तब आप देखेंगे इसका पूरा जो लुक है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, इतने तक करने के बाद अब मैं क्या यूज़ करूँगा, अब मैं एक छोटा-सा इरेज़र यूज़ करूँगा। इट्स कॉल्ड मोनो इरेज़र। तो मोनो इरेज़र किस काम में यूज़ किया जाता है? इन द मोनो प्लेसेस, छोटे-छोटे जो प्लेसेस हैं, वो उसमें यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप छोटे-छोटे जगह पर जो डिटेलिंग है, वो देख सकते हैं। जो टोटल व्हाइट जगह है, वो जो काम है, आप अगर नॉर्मल इरेज़र से करना चाहेंगे, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और पॉसिबल भी होगा, तो आप उतने प्रिसिशन से, उतने ध्यान से उसे कर नहीं पाएँगे। इधर-उधर चला जाएगा, उसका शेप ही बिगड़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर एक इरेज़र आता है जिसे मोनो इरेज़र बोला जाता है, जिससे आप कोई भी डिटेलिंग वाला छोटा-मोटा काम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए राइट टूल होने से आपका काम कितना ज़्यादा कन्वीनिएंट बन जाता है। कन्वीनिएंट का मतलब है कितना ज़्यादा ईज़ी टू डू हो जाता है और जिसमें आपका थोड़ा ब्रेन कम कम लगता है ना, इसमें किससे करे, किससे ना करे, वो प्रॉब्लम दूर हो जाता है पूरा।
अब जो डिटेलिंग का हल्का-फुल्का काम है वो भी प्रेशर कंट्रोल करके, ठीक है? प्रेशर का ध्यान रख के मैं इसी से कर सकता हूँ। डिफरेंट काइंड ऑफ डिटेलिंग है यहाँ पर, तो आपको उसी के हिसाब से करना है, देखना है। जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एक काम को कैसे देख रहे हैं, है ना? देखने का जो नज़रिया है। जो मेरे साथ जब मैं आप लोगों को सिखाऊँगा इन द मेन क्लासेस, तो आप लोगों को मैं यही सिखाऊँगा कि इंडिपेंडेंट कैसे बनना है, आपका जो ऑब्जर्वेशन जो लेवल है, मतलब मैं जैसे एक काम को देखता हूँ, तो आप लोगों को कैसे देखना है? देखना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप देख देख पाएँगे, उसे ऑब्ज़र्व कर पाएँगे, तभी आप उसे पेपर में उतार पाएँगे, है ना? पहले दिमाग में बनता है, फिर आपके पेपर में बनता है। तो दिमाग में बनाने का जो प्रोसेस है, वो मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से सिखा दूँगा। तो इसलिए जो ऑब्ज़र्वेशन है, वो बहुत ज़रूरी है। देखिए कितना ज़्यादा रियलिस्टिक बन गया ये, है ना? क्यों? क्योंकि जो स्टेप्स हैं, वो क्लियर है मेरे दिमाग में, ठीक है? स्टेप्स क्लियर होते ही आपका काम जो है ऑटोमेटिकली अच्छा होना चालू हो जाएगा। हाइलाइट्स जो है उसे और वाइट बनाने के लिए यू कैन यूज़ द व्हाइट चारकोल एज़ वेल। चारकोल का भी व्हाइट फॉर्म आता है, तो उसे व्हाइट चारकोल बोलते हैं। यू कैन यूज़ दैट एज़ वेल और थोड़ा सफ़ेद बन जाएगा या फिर ये भी आता है, ठीक है? व्हाइट जेल पेन। इससे भी सिर्फ़ हाइलाइट पे काम कीजिएगा, बाकी कोई जगह पे नहीं। ये मैं थोड़ा-सा पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन ये सब जगह पे काम अच्छा-सा आ जाता है, ठीक है? जो हाइलाइट वाला पोर्शन, लेकिन बाकी पोर्शन मत यूज़ कीजिए, बहुत ही कार्टूनिश लगता है काम, ठीक है? अच्छा नहीं लगता। इसके बाद मैं थोड़ा-सा ग्रेफ़ाइट पेंसिल यूज़ करूँगा। अब देखिए कुछ-कुछ काम होता है जो हम चारकोल से नहीं कर सकते। जैसे ये वाला काम, यहाँ पर जो हल्की-हल्की एक लाइन-लाइन जैसा दिख रहा है वो हम चारकोल से नहीं बना सकते क्योंकि चारकोल इज़ टू मच डार्क, बहुत ज़्यादा डार्क है वो। तो इसीलिए हमें एक पेंसिल यूज़ करना पड़ेगा जो थोड़ा-सा कम डार्क है, जिस केस में हम यहाँ पर 4B पेंसिल यूज़ करेंगे। 4B पेंसिल जो है अच्छे से शार्प कर लेंगे। एक पॉइंट जो शायद मैंने बोलना भूल गया था, पेंसिल को शार्प करना बहुत इम्पोर्टेंट है। पेंसिल जितने अच्छा शार्प होगा, आप उतने अच्छे से, उतने ध्यान से काम को बना पाएँगे। ये भी मैं एक 6B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। अब बोलेंगे सर ये क्या है? ये पेंसिल को लंबा करने का एक चीज़ है, जिसे पेंसिल एक्सटेंडर बोला जाता है। पेंसिल जब छोटा हो जाता है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, जिससे पेंसिल आप पूरा यूज़ कर सकते हैं।
ओके देन ये वाला पोर्शन बन गया। अब मैं थोड़ा-सा क्लास का डिटेल बता देता हूँ, उसके बाद जो बाकी पोर्शन है वो मैं कंप्लीट करूँगा। नेक्स्ट क्लासेस कैसे चलेंगे, कहाँ पे चलेंगे और पूरा प्रोसेस मैं अभी बता देता हूँ। सर कौन-कौन सा टूल लगता है, मैं सब सब बता दूँगा कौन-कौन सा टूल लगता है। ठीक है, ये काम जिनका थोड़ा-सा हुआ है पहले थोड़ा-सा दिखा दीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप लोग कर रहे हैं तो थोड़ा-सा मुझे दिखा दीजिए, जैसा भी बने, है ना? डरिए मत, मैं जज नहीं करूँगा, मैं आपके अच्छा ही बोलूँगा, है ना? क्योंकि आप ट्राई कर रहे हैं। देखिए 2 ग्रुप में लिंक दिया गया था जिसमें से कितने स्टूडेंट अभी प्रेज़ेंट हैं? ओनली 15 स्टूडेंट्स आर प्रेज़ेंट, 15। तो आप लोग जॉइन किए हैं, यही बहुत मेन बात है। ठीक है? आप लोग कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। तो आप लोग करिए तो ज़रूर एंड कुछ ना कुछ बनाना, कुछ ना बनाने से बहुत अच्छा है। ओके विश्लेष जी अच्छा बन रहा है, कंटिन्यू कीजिए। थोड़ा जो टेक्सचर्स है अच्छे से दीजिए। हरिंद्र जी अच्छा काम है, गुड वर्क, वेरी गुड। आपके पास जो भी टूल्स है उसके साथ आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। वंशिका जी थोड़ा-सा इसमें डार्कनेस प्रोवाइड करें, ठीक है? थोड़ा डार्कनेस जो है वो दीजिए, थोड़ा फीका लग रहा है काम और कुछ नहीं, ठीक है? जो यहाँ पर जो सेकेंडरी शेड्स है मेक देम मच डार्कर, जो यहाँ पर हल्के शेड्स है ना उनको थोड़ा-सा डार्क बनाइए। बाकी स्टूडेंट्स ओके, कुमारी अमीषा राइट? ओके अच्छा काम है। थोड़ा-सा और डार्कनेस अगर होगा, आप कौन-सा पेंसिल यूज़ कर रहे हैं मुझे थोड़ा-सा दिखाइए। ओके, एक ही पेंसिल यूज़ कर राइट? देन ठीक है ना? एक पेंसिल से कितना बहुत ही अच्छा बना है। एक पेंसिल से अगर आपने बनाया है तो इट्स वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है। संदीप सिंह जी अच्छा काम है। हरीश चंद्र जी अच्छा काम है, गुड वर्क। थोड़ा-सा जो क कम डार्क वाले शेड्स है ना उनको और थोड़ा डार्क करिए। ओके, संदीप सिंह जी अच्छा काम है। ठीक है, आप एक ही पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। एक ही पेंसिल से ना जो भी आप लोग काम कर रहे हैं ना, बहुत ही अच्छा बन रहा है। सर आई हैव ओनली ग्रेफाइट पेंसिल डूइंग ओनली विद दैट मेक एजेस एंड इरेज़र टू मेक मोर इरेज़र बहुत ही अच्छा है। मतलब आप कट करके जो इरेज़र है वो यूज़ कर रहे हैं या फिर उसका जो शार्प एजेस है वो आप यूज़ कर रहे हैं। जो वेरी गुड, है ना? बहुत ही अच्छे से आप समझ के चीज़ों को कर रहे हैं, वेरी गुड थिंग। अब जो क्लासेस का जो पूरा है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, क्लासेस का जो पूरा देखिए, बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, अभी जो आप लोग क्लास कर रहे हैं इट्स डेमो क्लास। अच्छा, डेमो क्लास मतलब क्या है? मैंने फिर से यहाँ पर बता देता हूँ। डेमो क्लास मतलब अ स्मॉल पिक्चर, अ स्मॉल यहाँ पर शोकेस ऑफ द बिगर पिक्चर। मैं छोटा-सा आप लोग को 1 डेढ़ घंटे का 1 घंटे का क्लास लेके ये समझा रहा हूँ कि हमारा जो मेन क्लास चलता है, उसमें सिखाने का तरीका और जो सिखाने वाला है, जो टीचर है, उनको आपको कैसा लग रहा है ना? उनका सिखाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है? आप जो उनके बोले गए चीज़ों को फ़ॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं, व्हिच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना? कि आप मेरे साथ जो रेज़ोनेट कर पा रहे हैं कि नहीं, आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि नहीं, जो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको समझने के लिए मैं डेमो क्लास लेता हूँ। अगर आपको फर्दर और ज़्यादा सीखना है, सिर्फ़ एक आँख पे जो ना रुक के आपको एक पूरा फ़ेस बनाना सीखना है और क्लास के शुरू में मैंने जैसे ड्राइंग्स आप लोगों को दिखाए थे, वैसे काइंड का अगर आपको ड्राइंग बनाना है, खुद को और ज़्यादा एडवांस लेवल पे इम्प्रूव करना है, तो आपके लिए है यहाँ पर अ, जो प्राइवेट या फिर एडवांस कोर्स भी हम बोलते हैं। एडवांस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ जो लोग अच्छे करते हैं वही कर सकते हैं। प्राइवेट क्लासेस ठीक है? या फिर हम इसको अ, एडवांस क्लास भी बोलते हैं। एडवांस मतलब डेमो से कोई एक अलग नाम देने के लिए जस्ट है ना? इसमें आप छोटे हैं, आप अगर समझ पाएँगे मेरा बात तो कर पाएँगे क्लास जॉइन, ठीक है? ऐसा कोई नहीं कि सिर्फ़ एक ऐज लिमिट है। मैं ऐज पे नहीं मानता, मैं आप लोगों का जो कैपेबिलिटी है समझने का उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर समझ पा रहे हैं देन यू आर गुड टू जॉइन। पहला क्या है यहाँ पर 3 डेज़ अ वीक क्लास होता है। कौन-कौन से दिन?
ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ये 3 दिन क्लास होता है। टाइमिंग क्या है क्लासेस का? 8 PM टू 9:30 PM। तीसरा पॉइंट क्या है? हर क्लास का लाइव रिकॉर्डिंग जो है, जैसे इस क्लास का भी एक रिकॉर्डिंग चल रहा है, ये रिकॉर्डिंग आपको क्लास खत्म होने के बाद आज या फिर कल मिल जाएगा। तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल ऑफ एवरी क्लास फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, जितने दिन तक आपके पास लिंक रहेगा उतने दिन तक आप उस वीडियोस को आप पर एक्सेस कर सकते हैं। फॉर लाइफ टाइम मतलब जितने दिन तक आपके पास लिंक रहेगा आप उतने दिन तक इन वीडियोस से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या है कि Q&A सेशन रहता है हर क्लास में। Q&A सेशन मतलब आप मतलब क्लास चलते वक्त तो आप हर वक्त क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन क्लास खत्म होने के 10-15 मिनट पहले आप अपने जो प्राइवेट काम है जो आप खुद से कर रहे हैं, है ना, खुद से कोई पोर्ट्रेट कर रहे हैं, खुद से कोई ड्राइंग बना रहे हैं, तो उसके ऊपर अगर आपको ओपिनियन चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर मुझसे इंश्योर कर सकते हो, यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। Q&A सेशंस, ठीक है। और क्या है, यहाँ पर हर एक महीने एक एक पोर्ट्रेट कवर किया जाता है। जैसे एक पोर्ट्रेट हमने शुरू किया, शुरू में आउटलाइन बनाया, उसका आउटलाइन बनाने का जो तरीका है वो हमने समझा। उसके बाद उसका हेयर, फोरहेड, आईज, नोज, माउथ वो हमने अलग अलग करके उसमें शेड किया, उसमें आउटलाइन बनाया। तो आप लोगों को जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही अच्छे से आ जाएगा कि एक ह्यूमन फेस में, एक ह्यूमन फेस को बहुत ही रियलिस्टिकली बनाने के लिए आपको कौन कौन से प्रोसेस का फॉलो करना पड़ता है, राइट। तो ईच वन पोर्ट्रेट ईच मंथ, हर महीने एक पोर्ट्रेट आप लोगों को सिखाया जाएगा। ओके, ठीक है। और 3 दिन क्लास होता है, 9:30 जो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाता है, Q&A सेशन होता है, एंड एक महीने में एक पूरा पोर्ट्रेट के ऊपर हाइपर रियलिस्टिक काम किया जाता है। अब इसका फीस हम जान लेते हैं, क्योंकि देखिए जो भी क्लास है मैं आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन उस जो वैल्यू प्रोवाइड का एक छोटा सा फीस मैंने रखा है, विच इज 1999 फॉर 3 मंथ्स, टोटल 3 मंथ्स। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पर इंक्लूड करना भूल गया कि कोर्स जो ड्यूरेशन है वो 3 महीने का है। मतलब आप अगर एनरोल करेंगे तो 3 महीने के लिए आपका सीट जो है वो बुक हो जाएगा, 1 महीने के लिए नहीं। क्योंकि इसको सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 महीने में आप सीख नहीं पाएंगे, है ना, बीच में जाके अटक जाएंगे, अच्छा भी नहीं होगा बुरा भी नहीं होगा, बीच में अटके रहेंगे। तो 3 महीने तक करेंगे तो आपका एक अच्छा ग्रिप आ जाएगा कि इसको कैसे आप पेपर पे उतार सकते हैं। फॉर टोटल 3 मंथ्स, है ना, 1 महीने का मत सोचिए ये फीस, 3 महीने का टोटल फीस जो है इट्स जस्ट 1999। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ गुड नेम, माय गुड नेम इज दिबांशु। ठीक है, जो नाम है वही मेरा नाम है। एक्चुअली बंगाली हो तो थोड़ा सा मतलब मेरा नाम ही थोड़ा सा बड़ा है, बंगाली नेम्स भी छोटे छोटे होते हैं, तो दिबांशु मेरा नाम है। ओके,